हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी ने अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली, हमारी 9th क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी 10th क्लास है, आज हमारी 10वीं क्लास है और आज हम बहुत सी ऐसी चीज़ें साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ये नोट्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी पेपर सीटेट को क्लियर करने में। और ये साइंस है, साइंस इतना ईजी भी नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि और सब्जेक्ट को आप एक बार में ईजिली पढ़ सकते हैं, बट साइंस को आपको बार बार रिवीजन करना होता है। आज हम इसमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लेकिन आज हम इसमें कुछ केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी होगा और इसमें कुछ कुछ बायो भी होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। उससे पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बिना लाइक एंड सब्सक्राइब करे चैनल को मोटिवेशन नहीं मिलेगा और हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। अगर आपको इसी तरह के नोट्स चाहिए, इसी तरह की क्लासेस चाहिए, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। मानव मानव शब्द कान में आते ही हमें इंसानी तौर पे अपने बारे में चीज़ें समझ में आने लगती हैं। मानव क्या होता है, मानव क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटा सा वर्ड है देखने में, बट इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो ये है क्या? मानव का उत्सर्जन जो भी हो वह यूरिया ही होता है। मतलब मानव अगर कुछ भी यूरिया के कुछ भी उत्सर्जित करता है तो मानव क्या उत्सर्जित करेगा? मलमूत्र उत्सर्जित करेगा। और क्या कर सकता है? गोबर तो कर नहीं सकता गाय भैंसों की तरह। तो जो मानव है उससे जो भी चीज़ें उत्सर्जित होती हैं वो यूरिया के रूप में उत्सर्जित होती हैं, जो कि एक खाद के रूप में भी यूज़ हो जाता है। जैसे कि अब तो टॉयलेट वगैरह बन गए हैं, लेकिन पहले क्या होते थे, गांव घरों में टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे। तो जो उनकी ज़मीनें, उनकी खेतें होती थी, तो वो उसी में जो मानव होता था अपना टॉयलेट वगैरह यूज़ करता था जाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि जो मानव से के द्वारा जो उत्सर्जित चीज़ें होती हैं वो यूरिया के रूप में फॉर्म में होती हैं। गाइस, हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो सकता है कि आपको चीज़ें उतनी अच्छी से क्लैरिटी तरीके से समझ में ना आ रही हों, बट जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नोट्स हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कहीं परेशानी है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट करके मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। उस टॉपिक में मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता क्या है? पदार्थ के गुण में बदलाव ना होकर उसकी अवस्था में बदलाव होना ही भौतिक परिवर्तन है। कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी के गुण, जो उसका जो मूल गुण है उसमें बदलाव ना होकर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जैसे कि बर्फ़ हो गया, पहले लिक्विड हो गया, फिर सॉलिड हो गया, फिर गैस हो गया। तो एक हम पानी को इजी वे में समझ सकते हैं, पहले लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका भौतिक परिवर्तन हो गया कि मतलब वो मूल चीज़ से अपना भटका नहीं। अगर वो पानी है तो पानी ही रहा, कुछ और नहीं बन गया, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल में? आइसक्रीम का जमना। सही बात है भैया, हमने आइसक्रीम में कुछ भी इंग्रेडिएंट डाला, काजू, किशमिश, बादाम, दूध, घी, मक्खन, कुछ भी वॉटएवर जो हमें जमाने के लिए डाला, तो वो एज इट इज़ बिल्कुल आइसक्रीम ही रही। जब हमने उसको डाला तो लिक्विड फॉर्म में था, और जब हमने उसको फ्रिज से निकाला तो वो सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो लेकिन वो कुछ और तो नहीं बना, वो आइसक्रीम का आइसक्रीम ही रहा, बस वो लिक्विड से सॉलिड हो गया। तो इसमें क्या हो गया? जो उसका गुण था, उसकी जो चीज़ों के जो हमने इंग्रेडिएंट डाले, उसकी कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई, तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। जैसे कैंडी का पिघलना, पहले कैंडी शॉर्ट फॉर्म में थी, उसे खाते खाते वो मेल्ट हो गई। बर्फ़, यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था ये बर्फ़ होगा, ये बर्फ़ होगा। बर्फ़ का पिघलना, ये अपने मूल अवस्था में वापस आ सकता है। जो बर्फ़ है क्या था? वो पहले पानी था, पानी को हमने जमा दिया, बर्फ़ हो गया। बर्फ़ को हमने फिर से रखा कुछ गर्म स्थान पे, ताकि वो फिर से ठंडा हो गया, फिर पानी बन गया। और पानी को अगर हम फिर से ज़्यादा तेज़ पर गर्म करेंगे तो वो वेपर यानी कि भाप बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपनी दूसरे क्वेश्चन की ओर। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? तो हम इसको इजी देखते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यह एक उर्वरक
के रूप में प्रयुक्त होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, हम इसे उर्वरक यानी कि क्या होता है, खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जब अमोनिया को गर्म किया जाता है तो वह गैस में बदल जाती है। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन साइंस में आप देख लेना उठा के कि ऊर्ध्वपातन क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आता है। और ये लिंक किससे है, अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड क्या है, खाद है। खाद कहाँ यूज़ होता है, मोस्टली हमारे खेतों में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें साफ कहा गया कि अमोनिया को गर्म करते ही वो गैस में बदल जाती है और ये क्या क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। कि अगर हम जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे वो ऑटोमेटिक ही गैस में बदल जाएगी, लेकिन इस बीच के जो प्रोसेस जो हो रहा है इनके बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है उसको। आते हैं हम अपने गुरुत्व नियम की ओर। तो गुरुत्व नियम क्या होता है, प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर बल लगाती है। ये सिंपल है, सबको पता है, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि हर चीज़ कुछ भी हो धरती पर एक दूसरे पे वो बल लगाती है। चाहे हम बिल्कुल स्टेबल खड़े ही क्यों ना हो एक जगह, तो उस पर भी क्या होता है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, एक धरती पे फोर्स लग रहा है हमारे थ्रू। ओके फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, आप कुछ भी आपने हाथ में ले रखा है, गेंद या बॉल या कोई भी फ्रूट, तो उसके थ्रू भी आपके हाथों पे बल लग रहा है। तो हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, तो उसको हम गुरुत्व नियम के तौर पे लेते हैं। इसमें दाब क्या होता है, किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर कार्य बल। किसी सतह, कोई भी सतह है, कोई भी चीज़ है, कोई स्पेस है, कोई सतह है, उसके इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल, मतलब उसकी जो एक मिड पॉइंट ले लिया हमने, उस पर जो बल लग रहा है, उस पर जो कंटिन्यू बल लग रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्यरत बल कह रहे हैं। क्योंकि प्रोसीजर चल रहा है, एक पॉइंट पे पर्टिकुलर बल कंटिन्यू लग रहा है, तो हम उसको कार्यरत बल यानी कि दाब कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, अस्पर्शी बल होता है, जिसको हम नहीं छू सकते। सबको पता है, जो चुंबक जब हम आपस में उसके जो डायरेक्शन को अगर हम अपोजिशन में रख दें तो वो एक दूसरे की ओर फेंकते हैं, तो हमें महसूस तो होता है कि दाब लग रहा है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन चीज़ें तो हैं, चीज़ें तो फिर भी हो रही हैं। अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सामने फ्रंट की ओर रख दें तो वो अपोजिशन हो जाता है, एक दूसरे को वो धक्का सी मारती हैं, तो वो एक तरह से चुंबकीय बल होता है, जो हमें आंखों से नहीं दिखती हैं। वो क्या होता है, अस्पर्शीय बल होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको केयरफुली इस क्वेश्चन को देखना चाहिए। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब यह केवल शीशों में दिखता है। यह अब नाम से ही पता लग रहा है, आभासी मतलब एक तरह का इल्यूशन कह सकते हैं इसे, एक तरह का हम इसे काल्पनिक तौर पे कह सकते हैं। ये आभासी को हम तरह से कह सकते हैं कि हाँ हमने देखा तो है, लेकिन वो हकीकत में है नहीं। तो यह केवल शीशों में दिखता है, यह प्रकाश किरणों के काल्पनिक प्रतिच्छेदन से बनती है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं ली जा सकती, प्रतिबिंब सीधा होता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा, आभासी प्रतिबिंब जाहिर से पता है, शीशे के अंदर अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, क्या हम उसको पर्दे पे ला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ला सकते। ये प्रतिबिंब क्या होता है, ये प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है। आपने कोई मिरर रखा, मिरर के सामने कोई पेंसिल रख दी, तो बिल्कुल एज इट इज वही प्रतिबिंब मिरर में बन जाएगा। तो उस प्रतिबिंब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बनेगा। ये नहीं कि आपने सीधी चीज रखी हो तो टेढ़ी हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। आभासी है, इल्यूजन प्रतिबिंब है, तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखेगी जैसे आपने रखी। आप इसको पर्दे पे नहीं ले सकते क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसलिए। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, हमें आभासी प्रतिबिंब को आप इस तरह से ले सकते हैं कि इल्यूशन प्रतिबिंब है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जो अलग से पॉइंट है। ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पे तो हमें लिया जा सकता है, यह प्रकृति में उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में आप क्या देख सकते हैं, वो अपनी परछाई, हमारी जो परछाई, जब हम धूप में खड़े होंगे तो हमारी परछाई बनेगी, वो क्या होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगी। अगर वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कर्टन रखा है, कोई चीज़ रखा है, तो उस पर हमारी परछाई इजीली बन जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा, जो पर्दे पे ली जा सकती है। ये प्रकृति में उल्टे होते हैं, यह प्रकाश के वास्तविक अन्योन क्रिया से बनती है। किससे बनती है, वास्तविक अन्योन क्रिया से बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व होता है एक होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सर्वाधिक होता है। ये तो सबको पता है कि क्वेश्चन तो भैया आता ही आता है, चाहे बीपीएससी हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो कहते हैं पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक कब होगा? तो होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। कोई वस्तु पानी में डूबेगी या नहीं अगर उसका आयतन 45 सेंटीमीटर, वायु में भार इतना 30 ग्राम होगा, तो क्या होगा? तो उसमें हम निकालना है। तो कोई भी चीज़ वस्तु जो है पानी में डूबेगी या नहीं, तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, ये डी हो गया डेंसिटी m/v 30/25 इतना जाना है। ठीक है, तो हम कैसे निकलेंगे? वस्तु का घनत्व ज़्यादा होने पर पानी में डूब जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पता है कि वस्तु का घनत्व ज़्यादा होने पर पानी में डूब जाएगा। तो हमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आयतन इतना दे रखा है, वायु में भार इतना दे रखा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको हमें निकालेंगे d/m/v इतना बटे इतना, तो ये क्या 1/2 हो गया। तो इसमें क्या, तो वस्तु का घनत्व क्या हो रहा है? ज़्यादा है। इसमें 1.2 वस्तु का घनत्व क्या आ रहा है? ज़्यादा, और जिसके कारण वस्तु पानी में डूब जाएगी। आगे हम अपने चलते हैं पेंगुइन। यह होता क्या है? यह एक सफ़ेद, ये कहते हैं ना, यह सफ़ेद काले रंग के होते हैं। इनकी जो चमड़ी मोटी होती है, इनकी जो खाल होती है, ऊपर की जो स्किन होती है वो क्या होती है? मोटी होती है, और त्वचा के नीचे वसा जमा रहता है, जिसे बलबर कहा जाता है। मई या जून में 2 अंडा देती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंगुइन के बारे में भी आ चुका है क्वेश्चंस। ठीक है, आप चाहे तो नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि पेंगुइन के बारे में और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता लग रही है, लेकिन मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसी में से आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो उनकी जो त्वचा होती है उसके नीचे वसा जमा रहता है, जिसे बलबर कहा जाता है। मई या जून में ये 2 अंडे देती हैं। प्रतिवर्ष एक साथी लेती हैं। नर 65 डेज अपनी थैली में अंडों को सेता है। इसमें जो होता है ना, नर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। क्या इंपॉर्टेंट वर्क करता है? कि वो जो होता है कि अपने थैली में बच्चे को, जो उसके पेंगुइन के बच्चे होते हैं, जो उसकी मादा के बच्चे होते हैं, उसको अपनी थैली में रख के उसको सेता है। कितने? 65 दिनों के लिए। ओके फ्रेंड्स, सम्राट पेंगुइन एक अंडा देता है। ये रखा है, देखो जो सम्राट पेंगुइन एक अंडा देता है, झुंड में सबके साथ रहता है और खुद को गर्म रखता है। तो ये पेंगुइन है, आप नॉर्मली इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये 20 मिनट तक पानी के अंदर रहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में ये पाए जाते हैं, अंटार्कटिक पे, उस पे। ओके फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव है तथा यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव है। ये स्वतंत्र जीने वाले या परजीवी भी इनको कहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो सबको पता है, हमने जब हम छोटे थे तो छोटी छोटी क्लासों में भी ये प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ाई जाती थी, 9th या 10th 11th 12th पे भी। तो ये क्या होता है? सबको पता है कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है, यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव होता है, और स्वतंत्र जीने वाले परजीवी होते हैं। कोशिकीय भित्ति इनमें नहीं पाई जाती है। तो प्रोटोजोआ जीव क्या होता है? इसमें प्रोटोजोआ परजीवी, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या सेट कर सकते हैं? वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो, डबल रेड टिक कर लो, क्योंकि ये आना ही आना है। जो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है क्या? वो तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें से क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा? इसमें से क्वेश्चन इस टाइप बनेगा कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, क्या इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, या फिर प्रोटोजोआ जो परजीवी होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती, या प्रोटोजोआ किस टाइप का परजीवी होता है। ठीक है, इसमें क्या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तो इम्पोर्टेंट है। इसमें अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूगलिना और ट्रिप्रोनोसोमा।
ट्रिप्रेनोसोमा, तो इसके ये एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ट्रिप्रेनोसोमा, ये सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, यूग्लिना क्या होता है? यूग्लिना की जो आकृति होती है, इसका जो शेप होता है वो चप्पल की जैसा होता है, इस टाइप का होता है, ऐसे, है ना। अमीबा तो ऐसे हो गया, अमीबा मतलब कहीं से भी ऐसे घुमा दो, बीच में इसका केंद्रक हो जाता है। पैरामीशियम भी इस टाइप का ही होता है। अब आते हैं हमें दुमटी मृदा। दुमटी मृदा क्या होता है? दुमटी मृदा क्या होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये खेती में बहुत सहायक होता है। यह कृषि वाली मृदा होती है, इसमें पानी रुकता बिल्कुल भी नहीं है, बट जो जल होता है वो धारण करने की क्षमता उत्तम होती है। यह रेतीली होती है। कहते हैं ना कि मिट्टी जितनी हार्ड होगी, जो उसमें जो पौधे होंगे उसमें बहुत वो उतने अच्छे से अपने जो उनकी रूट होगी वो अच्छे से फैल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी ज़्यादा हार्ड होगी तो उसके जो रूट होंगे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नीचे जाने के लिए, पानी तक, या फिर जो अगर वो ऊपरी उस पे है तो भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने रूट को फैलाने के लिए। लेकिन अगर मिट्टी रेतीली होगी, दोनों मिट्टी नॉर्मल मिक्स होगी, तो वो ईजिली ग्रो कर पाएंगे, नीचे जो उनकी जो जड़ है वो नीचे आसानी तक फैल पाएगी। इसलिए कहते हैं दुमटी मृदा क्या होती है? रेतीली मिट्टी होती है, जो कि कृषि में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसमें खाद्य ह्यूमस होता है, अच्छी उर्वरक होती है। इसमें समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण होते हैं। छोटे एवं बड़े कण क्यों होते हैं? क्योंकि रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी में दोनों तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसमें छोटे और बड़े कण इसलिए पाए जाते हैं। यह हल्की होती है और वायु अच्छी होती है। क्यों होगी? कि जब रेतीली मिट्टी होगी तो इनकी जो मिट्टियों के बीच, कणों के बीच स्पेस होगा, और स्पेस के बीच क्या होगी? हवा होगी, हल्की होगी, तो जिसके कारण पानी और हवा दोनों का आना जाना अच्छा रहेगा, जिसके कारण जो हमारे कोई भी प्लांटेशन अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी उसको ग्रोथ देखने को मिलती है, और उसे किसी भी तरह के जो वायु अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता। अब क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होता क्या है? तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु या बैक्टीरिया या यीस्ट, ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव में आ जाता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा पता है किस टाइप का होता है? हाइड्रा एक जैसे बांस की तरह ऐसे होगा, और ऊपर से ऐसे 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 निकले होंगे इसके बालों की तरह, तो इसको बोलते हैं हाइड्रा, जो पानी के अंदर रहता है। हम सब ने पढ़ा होगा, बट मैं आपको फिर ये बता रही हूँ, हाइड्रा इस टाइप का होता है। जानवर क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। जो भूमिगत पौधे होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं। एगारिकस, ये क्या है? एगारिकस, ये क्या होता है? कवक होता है। आप नोट कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ। एगारिकस ये क्या एक टाइप का कवक होता है जो भी बहुकोशिकीय होता है। और मशरूम क्या है? एक तरह का कवक है, ये भी क्या है? बहुकोशिकीय है। तो हम ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मशरूम है क्या? तो मशरूम सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मशरूम एक कवक है, और कवक में क्या है? बहुकोशिकीय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये तो रट लो कि एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, मशरूम, कवक है, ये सारी चीज़ें पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। ये होते क्या हैं? ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राश्रव्य ध्वनि तरंग। प्राश्रव्य ध्वनि तरंग क्या होती हैं? तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग में क्या होते हैं? 20,000 से ऊपर की ध्वनि को प्राश्रव्य तरंग के रूप में जाना जाता है। मनुष्य के कान जो होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि महसूस नहीं कर सकता। ये इनको क्या कहते हैं? जो 20,000 से नीचे की ध्वनि होती है उनको अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है, मतलब जिसको हम सुन नहीं सकते, नाम से ही पता लग रहा है अवश्रव्य तरंग। ये क्वेश्चन क्या था गाइस? ये क्वेश्चन जो था ये बीपीएससी में आ चुका है, तो सबको पता है कि जो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की ध्वनि वो इंसान नहीं सुन सकता, और बिल्कुल ही 20 हर्ट्ज, कितना लिखा है? 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि जो भी है वो इंसान नहीं सुन सकता। तो इसमें क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि होती है वो इंसान अच्छे से सुन सकता है। 20 से नीचे जो ध्वनि होती है उसको अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, और 20 से ऊपर की जो ध्वनि होगी 20,000 से ऊपर की जो ध्वनि होगी उनको हम क्या कहते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य
सुन सकता है, इससे अधिक नहीं सुन सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इन दोनों के बीच की ध्वनि श्रव्य तरंग है, इससे ऊपर पराश्रव्य, इससे नीचे अश्रव्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है और ये सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अलैंगिक प्रजनन। तो क्या होता है अलैंगिक प्रजनन? यह निम्नतः जंतु और पौधों में व्यक्तियों या युग्मकों के मिलने के बिना ही प्रजनन अलैंगिक प्रजनन या क्लोनिंग कहलाता है। सिंपल तरीके से हम देखेंगे, इसमें कुछ हमें इतना टफ नहीं देखना है। अलैंगिक प्रजनन एक तरह से क्लोनिंग हो गई। मतलब हम साफ कह सकते हैं कि जब बिना दो पौधे, बिना नर बिना मादा के मिलन के ही जब कोई नई जीव धारण कर लेता है तो हम उसको क्लोनिंग कहते हैं। तो जो क्लोनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर एक उस जीव या जंतु का हो सकता है, तो ये किसी में भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। कहते हैं मिलन के बिना ही जो प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, ये क्लोनिंग कहलाता है। इसका दूसरा नाम सोमाटोजेनिक होता है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ओके फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोशिका विभाजन, बीजाणु निर्माण। अगर कोई भी कोशिका का विभाजन हो रहा है या बीजाणु निर्माण हो रहा है, विखंडन, वनस्पतिक प्रसार, हाइड्रा, यूग्लिना, पैरामीशियम, सबको पता है पैरामीशियम एक दूसरे से अलग हो जाता है, अमीबा भी एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो ये जितने भी प्रोटोजोआ वाले होंगे वो सब अलैंगिक प्रजनन में आता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रजनन में नया जीव एकल जीव या एक ही जीव से बन जाता है। सबको पता है कि ये विखंडन, जब कोई जैसे युग्लिना है या पैरामीशियम है या हाइड्रा, जब इनका विखंडन होता है तो एक खुद से ये अलग हो जाते हैं, मतलब खुद को ही दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो मतलब एक क्या कहते हैं, एक की क्लोनिंग हो गई, फिर दूसरे की क्लोनिंग हो गई, फिर तीसरे की क्लोनिंग हो, मतलब किसी तरह की कोई प्रजनन क्रिया ना होने पर ये खुद का विखंडन करके अपनी क्लोनिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन में नया जीव एकल जीव या एक ही जीव से बन जाता है। यह क्लोन होती है अपने जीव उत्पत्ति करता जैसा। अलैंगिक प्रजनन में आनुवांशिकता नहीं होती। आनुवांशिकता क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें दूसरे जीव का कोई योगदान नहीं होता, मतलब खुद का ही विखंडन करके ही वो आगे प्रजनन करते रहते हैं, इसलिए इसमें आनुवांशिकता नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना चाहिए। तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव जितने भी होते हैं सब में लैंगिक प्रजनन होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे गाय, मनुष्य, कुत्ते, मछली, शेर, घोंगे, हाथी, इन सब में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अंड प्रजक? शरीर के बाहर अंडों के रूप में शिशुओं का विकास होता है। जो शरीर के बाहर जो शिशुओं का विकास होगा उसे अंड प्रजक कहते हैं, और शरीर के जो भीतर बच्चों का विकास होता है उनको सजीव प्रजक कहते हैं। बस ऐसा में ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मुर्गी हो गया, तो मुर्गी क्या होता है? मुर्गी अंडे देती है, बाद में सेती है, बाद में, या कबूतर हो गया, अंडे देगी, सेगी, तब बच्चे निकलेंगे, तो वो अंड प्रजक हो जाएगा। शरीर के बाहर अंडों के रूप में शिशुओं का विकास होता है। ये अंडे जो होते हैं वो निषेचित या अनिषेचित भी हो सकते हैं, जैसे सरीसृप, पक्षी, या सरीसृप हो गया जैसे पक्षी। तो पक्षी क्या होता है? अंडे देने के बाद वो सेता है। सरीसृप में क्या हो गया? मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, तो अंडे देगा फिर सेगा, ठीक है। और फिर सेने के बाद फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। फिर आता है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक क्या होता है? या हम इसको विपी पेरस कहते हैं। इसका विकास मादा शरीर के अंदर होता है। यह जीव अनिषेचित अंडे उत्पन्न करते हैं। इसमें पादपों में बीजों का अनुकरण फल के भीतर होता है। एग्जाम्पल राइजोफोरा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राइजोफोरा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका सीधा एग्जाम्पल क्या होता है? मनुष्य हो गया, गाय हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कुत्ता हो गया। तो जो सजीव प्रजक होते हैं जिसमें मादा शरीर के अंदर ही जो होते हैं वो उनका बच्चों का विकास होता है। स्नायु उत्तक या पेशीय कोशिका क्या होती हैं? यह कोशिकाओं से बनी होती हैं जिसमें संचलन होने के लिए सिकुड़ने और विश्राम करने की विशेष क्षमता होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी और पतली होती हैं। पेशीय उत्तक गति से संबंधित होती हैं। स्नायु उत्तक और पेशीय कोशिकाएं क्या होती हैं? इसमें क्या होता है, ये अगर सिंपल वे में आपको बताऊं तो कोई भी चीज को हाथों से जब हम पकड़ते हैं
तो हमें क्या होता है, हम ईजिली हम उसको पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी पेशीय कोशिकाएं हो गई, क्योंकि हम उस चीज़ को क्रियाएं कर रहे हैं, वो हमें क्रिया हो रही है। तो वही है कि ना सिकुड़ने और विश्राम करने की विशेष क्षमता होती है। मतलब हम उसको अपने मन के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ उठा सकते हैं, कुछ बैठा सकते हैं। तो हमारी पेशियाँ ये स्नायु कोशिकाएं उत्तक होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, लंबी व पतली होती हैं। पेशियाँ उत्तक गति से संबंधित होती हैं। सिंपल है कि अगर हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, खाना नहीं होगा, इसमें कुछ पकड़ना उठाना होगा, तो स्नायु उत्तक ये पेशिया कोशिकाएं होगी, ठीक है। अब आते हैं जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? यह शाक भक्ष्यों में सेल्यूलोज के विघटन में मदद करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? सेल्यूलोज के विघटन में मदद करते हैं। तो अब इसमें एक तरह से जो दीमक होता है वो सेल्यूलोज को ईजिली पचा सकता है, लेकिन क्या होता है, मनुष्य नहीं पचा सकता बिल्कुल भी ईजिली, ना ही जानवर। ये मानव में पाचन क्रिया में मदद करते हैं। जीवाणु क्या होता है? पाचन क्रिया में मदद करते हैं। जैसे हम दूध से दही का जमाया तो खाया, तो हमारे डाइजेशन में वो हेल्पफुल होता है। ये प्रति जीवाणु के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। ये बायोगैस संयंत्र में भी प्रयोग होते हैं। बायोगैस सबको पता है क्या होता है, नहीं पता हो तो बताना, मैं बताऊंगी क्लियर करके। जीवाणु एकल कोशिकाएं होती हैं तथा इनमें केंद्रक नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु किस टाइप की कोशिका है, तो एकल कोशिका। क्या जीवाणु में केंद्रक होता नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये पॉइंट बना बना के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। खुद से प्रजनन कर जीवाणु उत्पादन करते हैं, क्योंकि बहुत से जीवाणु खुद से प्रजनन कर बन जाते हैं। ये जीवों के बाहर और भीतर दोनों ही जगह पर ये उत्पन्न हो सकते हैं, तो वो जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तड़ित झंझा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जा चुका है, सीटेट के एग्जाम है, तो आप देख लीजिए। तड़ित झंझा क्या होता है? तड़ित झंझा एक तेज आवाज़ है जो बिजली की चमक के बाद आती है। इसमें वायु धाराएं ऊपर की ओर चलती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। तड़ित झंझाओं में पवनों की गति चक्रवातों की अपेक्षा अधिक नहीं होती। होता क्या, मतलब एक जैसे बिजली का कड़कना, इसमें क्या होता है, बारिश भी हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, हवाएं भी चल रही है, तो ये तड़ित झंझा हो गया एक तरह का, ठीक है। तो बचाव हमें कैसे करना है? किसी ऊंचे पेड़ के नीचे शरण ना लें। क्यों? क्योंकि भैया अगर तुमने पेड़ के नीचे शरण ले तो डायरेक्ट बिजली का अटैक उस पर होगा, और वो एक तरह से वो धरती में बिजली जाएगी। अगर आप उसके नीचे हो तो आपको भी करंट लग सकता है। अब यहाँ जाएगा तो कॉर्डेड फ़ोन, तार वाले जो फ़ोन होते हैं के बजाय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तारों से झटका लग सकता है, उसमें बिजली करंट फ्लो हो सकती है। इमारत और कार में भी आश्रय ले सकते हैं, और धरती से जुड़ी होती हैं, इसलिए करंट इनमें नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप इमारत और कार होगा, इसमें बाई चांस अगर बिजली अगर प्रवेश कर जाए तो वो डायरेक्ट कार में चली जाएगी। कार और सीट क्या होते हैं, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। भूकंप, भूकंप रूपी क्षेत्र, भूकंपी जोन। अब हम आते हैं क्या होता है भूकंप। भूकंप रूपी क्षेत्र या भूकंपी जोन क्या होता है? भूकंप तरंग जहां उत्पन्न हो उसे हम भूकंपी फोकस कहते हैं। तरंगों के ऊर्ध्वाधर को हम कहते हैं उत्केंद्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भूकंप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहाँ भूकंपी क्षेत्र होगा हम उसे भूकंपी जोन इंग्लिश में बोलते हैं। भूकंप तरंग जहाँ भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम भूकंपी फोकस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अदरवाइज नहीं लेना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भाई ऐसा पूछ सकते हैं भूकंप की तरंगें जहाँ उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, भूकंपी फोकस। तरंगों के उद्भव पर ऊर्ध्वाधर क्या कहेंगे, उत्केंद्र, मतलब जहाँ से वो निकली, जो भूकंप का प्रॉपर केंद्र हम उसको क्या कहेंगे, उत्केंद्र। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ में कंपन करती हुई छड़, कंपनी छड़ का प्रयोग होता है, ठीक है ना। गाइस आज के लिए इतना ही। आपको क्लासेस कैसे लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका मोटिवेशन करना ही चैनल को आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।